अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूवर्स। मैं रियाज अहमद ख़ान आप लोगों के पास में हाजिर हूँ। सो डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूवर्स, आज हम बात करेंगे लॉ ऑफ मास एक्शन के बारे में, जो कि केमिस्ट्री का थर्ड टॉपिक है क्लास 10th का। इसी पे हम बात करेंगे। लॉ ऑफ मास एक्शन के बारे में अगर हम पढ़े तो ये 1864 में ये पेश किया गया था। ये लॉ 1864 में ये दो साइंसदान थे, नॉर्वेजियन साइंटिस्ट थे, केमिस्ट थे। उन्होंने बहुत से रिएक्शंस को ऑब्जर्व किया और बहुत से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स को उन्होंने एनालाइज किया और उसके बाद ये लॉ उन्होंने प्रपोज किया। इस लॉ की अगर हम स्टेटमेंट पढ़ें, ये दो साइंसदान के अगर मैं नाम बताऊं तो नाम दो साइंसदान थे, एक है पीटर वाग और एक है मैक्समिलियन गोल्डबर्ग। ये दो साइंसदानों ने लॉ ऑफ मास एक्शन पेश किया था। लॉ ऑफ मास एक्शन का जो स्टेटमेंट है, अगर हम स्टेटमेंट पढ़े तो स्टेटमेंट ये है, द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। मैंने आप लोगों को बताया था, जब हम कहेंगे द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन तो इसका मतलब होता है द स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी कितना केमिकल रिएक्शन स्पीड अप हो रहा है या तेज़ी से जा रहा है, या कितने रिएक्टेंट्स जो है मिलते हैं कितनी तेज़ी से, और इसी को हम स्पीड कहते हैं। मतलब टाइम के साथ साथ कितना रिएक्शन हो रहा है, तो इसको हम स्पीड कहते हैं। यहाँ पर कहते हैं द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। जो चीज़ें रिएक्शन कर रहे हैं, यानी जो रिएक्टेंट्स होते हैं, उनकी जो कंसंट्रेशन है, मोलर कंसंट्रेशन जो है, यानी मोलर कंसंट्रेशन उनकी जो एक्टिव मासेस है, यानी जितनी उनकी मोल्स है, तो उसको हम कहते हैं मोलर कंसंट्रेशन। तो ये लॉ कहता है द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the product of the molar concentrations of the reactants। फर्ज करें हमारे पास यहाँ पर एक रिएक्टेंट है A और दूसरा रिएक्टेंट है हमारे पास यहाँ पर B। तो ये दोनों के प्रोडक्ट अगर हम ले लें, यानी इन दोनों रिएक्टेंट्स को अगर हम मल्टीप्लाई करें इनकी मोलर कंसंट्रेशन को, तो ये कहते हैं कि ये स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन जो है, यानी जितने ज़्यादा ये रिएक्टेंट्स होंगे उतनी तेज़ी से या उतनी जल्दी से ये केमिकल रिएक्शन जो होता है या कोई भी रिएक्शन होता है वो होगा। यानी जितने ज़्यादा ये रिएक्टेंट्स होंगे या रिएक्टेंट्स मिलेंगे, उतनी ही तेज़ी से ये रिएक्शन जो है वो आगे फॉरवर्ड जाएगा। इसीलिए हम कहते हैं द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जिस तरह से हमको पता है कि अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी कहीं पे आ गई हो तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई चीज़, यानी यहाँ पर रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोलर कंसंट्रेशन को। अब ये तब तेज होगा जब ये ज़्यादा मिलेंगे और ये कम होगा जब ये कम मिलेंगे। यानी रिएक्टेंट्स कम मिलेंगे तो स्पीड ऑफ रिएक्शन जो है वो कम होगा, और अगर रिएक्टेंट्स ज़्यादा मिलेंगे तो इसका मतलब ये है कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन जो है वो ज़्यादा है। यही है लॉ ऑफ मास एक्शन। यहाँ पर मोलर कंसंट्रेशन से हमारा मुराद है एक्टिव मास, यानी जो मोल्स होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स। अब ये हम लेते हैं मोल पर डीएम क्यूब में, इसका ये यूनिट हम लेते हैं और इनको हम स्क्वायर ब्रैकेट में एक्सप्रेस करते हैं, जाहिर करते हैं। यानी जब भी हम, यानी ये ए है हमारे पास, अगर ये ए कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन हम जाहिर करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम इस ए को ब्रैकेट्स में बंद कर देते हैं। इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास अब मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए हो गया। यही हमारे पास लॉ ऑफ मास एक्शन का स्टेटमेंट है। अब आगे ये मिटा के मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि किस तरह मैथमेटिकली किस तरह ये होता है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग देखें, हमने एक जनरल रिएक्शन ले लिया है। तो ए एक केमिकल सब्सटेंस से, बी दूसरा है, ये दोनों मिलते हैं और सी और डी बनाते हैं। ये हमारे पास हो गए रिएक्टेंट्स, यानी ये रिएक्ट करते हैं, रिएक्टेंट्स हो गए।
और यहाँ पर ये बना रहे हैं प्रोडक्ट्स, ये प्रोडक्ट्स हो गए। अच्छा, अब लॉ ऑफ मास एक्शन के बारे में अगर यानी लॉ ऑफ मास एक्शन के मुताबिक रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, ये रिएक्शन जो है ये फॉरवर्ड जा रहा है और ये सी और डी दोबारा मिलके ये बैकवर्ड रिएक्शन यहाँ पर हो रहा है। से पहले हम फॉरवर्ड रिएक्शन के मुताबिक ये लॉ अप्लाई करेंगे। तो हम कहते हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। अब रिएक्टेंट्स हमारे पास है ए और बी। हम मोलर कंसंट्रेशन अगर रिएक्टेंट्स की लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, यानी ए और बी को हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखेंगे, यानी इनके ब्रैकेट्स बनाएंगे। तो हम ये ला अप्लाई करते हैं। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हम लिखेंगे आर एफ, यानी एफ हम लिखेंगे फॉरवर्ड के लिए, आर एफ मैंने लिख लिया है। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, किस चीज को है, प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। अब मोलर कंसंट्रेशन, सबसे पहले मोलर कंसंट्रेशन हमारे पास रिएक्टेंट्स दो है, एक ए है एक बी है। तो ए का मैं ए लिखूंगा, मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में लिख लिया तो ये मोलर कंसंट्रेशन बन गया। और दूसरा मेरे पास है बी, तो ये मैंने मैथमेटिकली ये लॉ लिख लिया है, यानी लॉ ऑफ मास एक्शन मैंने मैथमेटिकली यहाँ पर लिख लिया है कि द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन या the rate of forward reaction is directly proportional to the product of these reactants, these two substances which are reacting. ये दो substances के वो directly proportional है। इस तरीके से हम अगर चाहें तो backward reaction के भी लिख सकते हैं, यानी अगर हम backward यानी reverse reaction के लिखेंगे तो R directly proportional to C and D, ये दोनों हमने लिख लिए हैं। ये हमारे पास 1 हो गया और ये हमारे पास 2 हो गया। अब ये हमने प्रोपोर्शनलिटी यहाँ पर लगाई है। अब प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हमें किसी न किसी कांस्टेंट को यहाँ पर लगाना है और वो कांस्टेंट हमारे पास काम करेगा, कौन सा, के। तो के मैंने यहाँ पे भी लगा लिया, के एफ लगा लिया यानी फॉरवर्ड वाला, और के यहाँ पर के आर लगाऊंगा रिवर्स के लिए। तो ये मेरे पास इक्वेशन 1 और 2 ये बन गया। पता है जब इक्विलिब्रियम हो यानी एट इक्विलिब्रियम स्टेट, जब इक्विलिब्रियम स्टेट हो तो उस वक्त क्या होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन या फॉरवर्ड रिएक्शन हमारे साथ बराबर होता है बैकवर्ड के, यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। ये हमारे पास दोनों बराबर होते हैं। जब ये दोनों हमारे पास बराबर होते हैं तो हम क्या करते हैं, हम इनको लिखते हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स। इस तरह मैं लिख सकता हूँ, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन तो एफ जाहिर करता है फॉरवर्ड को, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन तो आर जाहिर करता है रिवर्स को। अब ये दोनों यहाँ पर ये इक्विलिब्रियम स्टेट में है हमारे पास। यहाँ पर हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लगाना चाहे तो हम ऐसा लिख सकते हैं इसको, यानी के एफ और इसके कंसंट्रेशन ए और बी लगाए, और यहाँ पर के, यहाँ पर के आर और सी और डी लगाते हैं। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गया, यानी जब डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर होता है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के। अब इससे आगे यानी हम डिराइव कर सकते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को।
अब इस एक्सप्रेशन से आप लोगों को डायरेक्टली पता चल जाता है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हो या रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन हो, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जो चीज़ें रिएक्ट करती है उनकी मोलर कंसंट्रेशन के लिए। यहाँ पर अगर आप लोग देखें रिवर्स रिएक्शन है यानी जो बैकवर्ड रिएक्शन है, तो ये इसकी रिएक्टेंट्स ये बनते हैं, तो मोलर कंसंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इनकी स्पीड को या इनकी रेट ऑफ रिएक्शन को। यानी ये रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन या रिवर्स रिएक्शन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इन दो मोलर कंसंट्रेशंस के। यानी जब बैकवर्ड रिएक्शन होता है तो रिएक्टेंट्स ये होते हैं, तो हमारी बात वही है कि रिएक्टेंट्स के द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। तो ये यहाँ पर रिएक्टिंग सब्सटेंसेस बनती है। सो डियर स्टूडेंट्स, यही तक मैं आज की वीडियो का अख्तिताम यहीं पे करूँगा, क्योंकि आगे यहाँ पर हम डिराइव करेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो एक्सप्रेशन है उसको, तो उस पर फिर हम इंशाल्लाह इन पे दोबारा भी बात करेंगे। इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आ जाएगा। आप लोग इस पे प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस के बगैर ये नहीं होता, प्रैक्टिस करें तो आप लोगों को समझ आ जाएगा इंशाल्लाह ताला। और मैं भी कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझाऊँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।